आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान भाग 1 के प्रकरण 6 प्रकाश का अपवर्तन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। थोड़ा याद कीजिए, सेक्शन में आपको क्वेश्चन दिया है, प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ है। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सीमा से टकराकर प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह शुरू हुई थी। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन से हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं। प्रकाश की किरण जिस कोण से पृष्ठ पर आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित होती है, अर्थात आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आकृति के अनुसार कोण I बराबर हो जाएगा कोण R। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु आती है तो उस वस्तु की छाया निर्मित होती है। अपारदर्शक अर्थात जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, इसलिए प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तथा उसकी छाया निर्मित होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रकाश किरण झुक भी सकती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपने इस पाठ में हम इसी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन को अच्छे से समझने के लिए पहले हम कुछ यहाँ पर प्रयोग देखते हैं। पहला प्रयोग देखते हैं हम यहाँ पर। पानी से भरा कांच का एक गिलास लीजिए, उसमें पेंसिल खड़ी रखकर आधी डुबाइए और पानी में डूबे भाग की मोटाई का अवलोकन कीजिए। अब पेंसिल तिरछी रखकर अवलोकन कीजिए। उपयुक्त दोनों कृतियों में पानी में पेंसिल की मोटाई बढ़ी हुई दिखाई देती है, तो दूसरी कृति में पानी की सतह के पास पेंसिल के टूटे होने का आभास होता है। ऐसा क्यों होता है? उपयुक्त कृति में दिखाई देने वाला परिणाम पानी की सतह के पास पानी से बाहर आते समय प्रकाश की दिशा बदलने के कारण घटित होता है। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रयोग। एक धातु के बर्तन में 5 रुपए का सिक्का रखिए। बर्तन के पास धीरे धीरे दूर जाइए। जिस स्थान पर वो सिक्का दिखाई न दे उस स्थान पर रुकिए। आप सिक्के की ओर देखते रहिए। आपके मित्र को उस बर्तन में धीरे धीरे पानी इस प्रकार डालने के लिए कहिए कि सिक्के को धक्का ना लगे। पानी का स्तर एक विशेष ऊंचाई तक आने के बाद आपको वो सिक्का पुनः दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, यह परिणाम भी हमें पानी की सतह के पास पानी से बाहर आते समय प्रकाश की दिशा बदलने के कारण घटित होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं, प्रकाश जब एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तब उसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए यहाँ पर हम एक और प्रयोग करते हैं। कांच का एक आयताकार गुटका कागज पर रखकर पेंसिल की सहायता से उसकी रूपरेखा PQRS खींचिए। कांच के गुटके की कोर PQ पर प्रतिच्छेदित करने वाली तिरछी रेखा खींचिए, जो कोर PQ पर N बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, और उस पर A तथा B 2 आल्पिनें ऊर्ध्वाधर लगाइए। जिस कोर की ओर आल्पिनें लगाई गई हैं उसके विपरीत कोर से कांच के गुटके से A तथा B आल्पिनों के प्रतिबिंब देखिए। इन प्रतिबिंबों की सरल रेखा में 2 आल्पिनें C तथा D ऊर्ध्वाधर लगाइए। आल्पिनों तथा कांच के गुटके को हटाइए और आल्पिनों C तथा D की नोकों से बने निशानों को जोड़ने वाली रेखा को कोर SR तक बढ़ाइए। वह SR को M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु M तथा N को मिलाइए। आपतित किरण AN व निर्गत किरण MD का अवलोकन कीजिए। उपयुक्त कृति में कांच के गुटके से प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। पहला अपवर्तन प्रकाश किरण का हवा माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करते समय कोर PQ के बिंदु N के पास होता है, तो दूसरा अपवर्तन प्रकाश किरण का कांच माध्यम से हवा माध्यम में प्रवेश करते समय कोर SR के बिंदु M के पास होता है। पहली बार आपतित कोण I तथा दूसरी बार आपतित कोण I1 है। अब यहाँ पर I1 बराबर हो गया है R। यहाँ R पहले अपवर्तन के लिए अपवर्तन कोण है। इसी प्रकार
दूसरे अपवर्तन के लिए ई अपवर्तन कोण है तथा ई बराबर हो गया है आई। कांच के गुटके की दोनों समांतर कोरों PQ तथा SR के पास प्रकाश किरणों की दिशा परिवर्तित होने का परिमाण समान परंतु विपरीत दिशा में होता है। इस कारण कांच के गुटके से निकलने वाली निर्गत किरण MD गुटके पर आने वाली आपतित किरण AN के समांतर दिशा में होती है, परंतु निर्गत किरण आपतित किरण के वास्तविक मार्ग से थोड़ी सी विस्थापित होती हुई दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं अपवर्तन के नियम। आकृति में दिखाए अनुसार AN आपतित किरण है और N भी अपवर्तित किरण है। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण आपतन बिंदु N पर स्थित अभिलंब अर्थात CD के विपरीत होती हैं और वे तीनों एक ही प्रतल में होते हैं, अर्थात आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। दूसरा नियम है, दिए गए माध्यम के युग्म के लिए यहाँ हवा और कांच साइन I और साइन R का अनुपात स्थिर रहता है। यहाँ I आपतन कोण तथा R अपवर्तन कोण होता है। अगला है अपवर्तनांक। प्रकाश किरण का विभिन्न माध्यमों में जाते समय प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। वह माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित होता है। विभिन्न माध्यमों के लिए तथा एक माध्यम के लिए विभिन्न रंगों का प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक भिन्न होता है। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, विभिन्न माध्यमों के लिए एक ही प्रकार के प्रकाश किरण का अपवर्तनांक अलग अलग हो जाता है। उसी प्रकार एक ही माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश किरणों का अपवर्तनांक अलग अलग हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक रंग के प्रकाश किरण का तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। इसलिए एक ही माध्यम में उनके झुकने की जो क्षमता होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है और इसीलिए अलग अलग रंगों का एक ही माध्यम में अपवर्तनांक अलग अलग हो जाता है। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसी भी माध्यम में प्रकाश के वेग पर अपवर्तनांक निर्भर होता है। माना आकृति में दर्शाए अनुसार माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है। पहला माध्यम हवा है जो कि एक सरल माध्यम है। दूसरा माध्यम है कांच का टुकड़ा जो कि एक सघन माध्यम है। पहले माध्यम में प्रकाश के वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सूत्र मिलता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2। इसी प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर v2 बटे v1। आइए अब देखते हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तीसरा, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय माध्यम की सीमा पर लंबवत आपतित होती हो तो उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, अर्थात उसका अपवर्तन नहीं होता। अगला टॉपिक है हमारा तारों का टिमटिमाना। दोस्तों, हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर ये प्रश्न आता है कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसका कारण क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की चारों ओर एक घना वायुमंडल मौजूद है। इस वायुमंडल में गैसें, धूल कण, वाष्प के बादल, यहाँ तक कि वायरस और बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 480 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। सतह से 16 किलोमीटर ऊपर तक वायु का घनत्व अधिक होता है
तथा फिर यह धीरे धीरे घनत्व कम होते जाता है। कहने का अर्थ ये है कि पृथ्वी के नज़दीक 16 किलोमीटर तक जो वायु है उसका जो माध्यम होता है उसे हम एक सघन माध्यम कह सकते हैं, और 16 किलोमीटर के ऊपर जो वायुमंडल है वो एक सरल माध्यम का कार्य करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। इन परतों का तापमान भी अलग अलग होता है। जब तारों से प्रकाश की किरण चलकर पृथ्वी के वायुमंडल को पार करती है तो तापमान में अंतर के कारण और धूल के कणों के कारण इनका अपवर्तन होता रहता है। इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तथा तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के बहुत ही करीब हैं। इसलिए यह एक हमें तस्तरी की तरह दिखाई देते हैं। चंद्रमा और ग्रहों से आने वाला प्रकाश तीव्र होता है, इसकी मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वह वायुमंडल में तापमान की भिन्नता और धूल कणों से प्रभावित नहीं हो पाता और इसका अपवर्तन नहीं हो पाता। इसीलिए हमें चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। या तो हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, तारे स्वयं प्रकाशित होने के कारण चमकते हैं और सूर्य प्रकाश रात में न होने के कारण वे हमें दिखाई देते हैं। तारे बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण वे प्रकाश के बिंदु स्रोत की भांति महसूस होते हैं। कहने का अर्थ है सिर्फ वो एक बिंदु के प्रकार दिखाई देते हैं। वायुमंडल की हवा का अपवर्तनांक जमीन की ओर जाते समय बढ़ता जाता है क्योंकि हवा का घनत्व बढ़ता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है और पृथ्वी के जितने नज़दीक हम आएंगे हवा का घनत्व उतना ही बढ़ता जाता है। बढ़ते घनत्व के साथ साथ प्रकाश की आने वाली किरणों का अपवर्तन भी अधिक होता रहता है और इस कारण से तारा अपनी वास्तविक ऊंचाई की अपेक्षा थोड़ी अधिक ऊंचाई पर स्थित दिखाई देता है। तारे की आभासी स्थिति स्थिर न रहकर थोड़ी बदलती रहती है। इसका कारण यह है कि हवा निरंतर गतिशील रहती है। घनत्व और तापमान परिवर्तित होने के कारण वायुमंडल स्थिर नहीं रहता। इस कारण किसी भी भाग की हवा का अपवर्तनांक निरंतर और आसानी से परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति और प्रखरता लगातार बदलती रहती है। इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा बहुत ही नज़दीक होते हैं, इस कारण वे बिंदु स्रोत न होकर बिंदु स्रोतों का एक समूह होते हैं। वायुमंडल की परिवर्तित स्थिति के कारण उनमें से कुछ बिंदु अधिक चमकदार तो कुछ कम चमकदार दिखाई देते हैं। उनका स्थान भी परिवर्तित होता है, परंतु उनकी जो औसत चमक होती है वह कुल मिला के स्थिर होती है तथा उसका औसत स्थान भी स्थिर रहता है, अतः वह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। आइए अब देखते हैं कि रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का क्या कारण है। प्रायः गर्मियों के दोपहर में रेगिस्तान की यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है। इस भ्रम को रेगिस्तान की मरीचिका या मृग तृष्णा या मृगमरीचिका कहते हैं। मरुस्थल की रेतीली भूमि गर्मी के कारण अधिक गर्म हो जाती है, जिसके कारण धरती के पास हवा की गर्म परतें विरल हो जाती हैं, किंतु ऊपर की परतें ठंडी होने के कारण वे अपेक्षाकृत सघन होती हैं। ऐसी अवस्था में किसी वस्तु या पेड़ की चोटी से आने वाली प्रकाश किरणें हवा के विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हटती जाती हैं। परिणामतः एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें इन किरणों का पूर्णतः आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पेड़ की चोटी से आती प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाने के कारण यात्रियों को पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, जिससे उन्हें भ्रम हो जाता है कि आगे पानी है जिसमें पेड़ का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे जैसे हम जमीन से या पृष्ठभूमि से ऊपर की तरफ उठते हैं, वैसे वैसे हवा की जो विरलता होती है वह कम होती जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि ज़मीन के पास की हवा गर्म होने के कारण एक सरल माध्यम हो जाती है और उसके ऊपर जैसे हम जाते हैं धीरे धीरे माध्यम सघन होते जाता है, जिस कारण से प्रकाश की किरणों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। इस कारण से वहाँ की वस्तुएं उल्टी
अर्थात पानी में बनने वाले प्रतिबिंब के समान दिखाई देती हैं। थोड़ा बताइए सेक्शन में आपको प्रश्न दिया है, होली की ज्वाला के दूसरी ओर की कुछ वस्तुओं को क्या आपने हिलते हुए देखा है, ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, यहाँ पर भी होली की ज्वाला जलते समय आसपास की जो हवा होती है वह गर्म हो जाती है। गर्म होने से वह विरल हो जाती है। साथ ही तापमान में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण से अपवर्तनांक भी बदलता रहता है, जिसके कारण से दूसरी तरफ से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमको हिलती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग नारंगी लाल क्यों प्रतीत होता है। दोस्तों, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर रहता है। सर के ऊपर स्थित सूर्य क्षितिज पर स्थित सूर्य से पास होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। क्षितिज से आती हुई सूर्य की किरणों को ज्यादा सघन वायुमंडल से अधिक दूरी पर गुजरना पड़ता है। क्षितिज के समीप कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश यानी अर्थात नीले रंग का अधिकांश भाग वायुमंडल में निलंबित कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, अर्थात फैल जाता है। इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य वाला अर्थात नारंगी तथा लाल रंग ही होता है। इसी कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग हमें नारंगी या फिर लाल प्रतीत होता है। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भी पदार्थ माध्यम में प्रकाश के अपने घटक रंगों में पृथक होने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण यानी होता है रंग, अविक्षेपण यानी होता है उसका फैल जाना। किसी भी माध्यम से, मतलब कोई भी माध्यम आपका, चाहे गैस हो, ठोस हो, उस माध्यम में से अगर प्रकाश अगर गुजरता है और अपने घटक रंगों यानी कि 7 रंगों में अगर विभाजित होकर फैल जाता है तो उससे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप जानते ही हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है अर्थात जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती हैं। उनका क्रम कुछ इस प्रकार से होता है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होते हैं। तरंगों का महत्वपूर्ण गुणधर्म तरंग धैर्य होता है। हमारी आंखें जिन तरंगों के प्रति संवेदनशील होती हैं उन प्रकाश की तरंग धैर्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होती है। इसमें लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक अर्थात 700 नैनोमीटर के निकट, तो बैंगनी रंग के तरंगों की सबसे कम अर्थात 400 नैनोमीटर के निकट होती है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। निर्वात में सभी आवृत्ति के प्रकाश तरंगों का वेग समान होता है, परंतु पदार्थ माध्यम में इन प्रकाश तरंगों का वेग समान नहीं होता, अतः वे विभिन्न वेगों से गमन करती हैं। इसका कारण यह है कि माध्यम का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यद्यपि श्वेत प्रकाश कांच जैसे एक ही माध्यम पर आपतित होता है, तथापि विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण के माप भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश भी जब हवा में किसी अन्य अपवर्तनीय माध्यम में आपतित होता है तो वह 7 रंगों के वर्णक्रम में निर्गत होता है। सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य प्रकाश से वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित होता है तब आपतित किरणों की तुलना में विभिन्न रंग विभिन्न कोण से झुकते हैं। बैंगनी रंग सर्वाधिक झुकता है। इसके कारण प्रत्येक रंग की किरण अलग अलग मार्गों से बाहर निकलती है और विभक्त होती है। इस प्रकार हमें 7 रंगों का वर्णक्रम प्राप्त होता है और इसी प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं और अक्सर हम विचार करते हैं कि आखिर में आसमान का रंग नीला क्यों है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो श्वेत रंग होता है यानी कि जो सूर्य प्रकाश की किरणें होती हैं वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश कई प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करता है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा प्रकीर्णन।
अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का अत्यंत सूक्ष्म कणों से टकराकर बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। दोस्तों, अब आप प्रकाश के प्रकीर्णन को समझ गए होंगे। अब सूर्य के प्रकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सूर्य का प्रकाश पहले तो श्वेत होता है, लेकिन जैसे ही वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उसका सामना धूल के अत्यंत सूक्ष्म कणों से, बैक्टीरिया से तथा पानी के वाष्प से होता है। ये सूक्ष्म कण प्रकाश से टकराकर उसका प्रकीर्णन कर देते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन नीले रंग का होता है, जिससे नीला रंग सारे आसमान में ज़्यादा बिखरता है और शेष रंग कम बिखरता है। नीला रंग ज़्यादा बिखरने के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। आइए अब देखते हैं आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तब उसका आंशिक रूप में परावर्तन होता है, अर्थात परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में पुनः लौट जाता है। इसे ही आंशिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के उर्वरित भाग का अपवर्तन होता है। उर्वरित अर्थात बचे हुए हिस्से का, बचा हुआ हिस्सा जो कि परावर्तित नहीं हुआ उसका अपवर्तन होता है। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है, अतः आपतन कोण I का मान अपवर्तन कोण R से कम होता है। यदि हम I का मान बढ़ाते गए तो स्नेल के नियमानुसार R का मान भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक स्थिर रहता है। I के एक विशेष मान के लिए R का मान 90 अंश होता है। इस विशेष मान को क्रांतिक कोण या फिर क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इससे अधिक आपतन कोण वाली किरणों के लिए R का मान 90 अंश से अधिक होता है और वे किरणें सघन माध्यम में पुनः लौट जाती हैं। इस स्थिति में संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन होता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन और आंतरिक परावर्तन के बारे में। और इंद्रधनुष इन्हीं सभी घटनाओं का मिला जुला परिणाम होता है। इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन तीनों घटनाओं का एकत्रित परिणाम है। मुख्यतः बरसात हो जाने के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। पानी की सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब वायुमंडल की पानी की सूक्ष्म बूंदों में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तब पानी की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और विक्षेपण होता है। उसके पश्चात बूंद के अंदर ही आंतरिक परावर्तन होता है और अंत में बूंद से बाहर आते समय पुनः अपवर्तन होता है। इन सभी प्राकृतिक घटनाओं का एकत्रित परिणाम सप्तरंगी इंद्रधनुष के रूप में देखने मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।